नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर इतना अमेजिंग है क्योंकि ये सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं। हाँ, ये चैप्टर आपको समझाएगा कि आप खुद कैसे देखते हैं, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, तारे क्यों तगमगाते हैं और रेनबो कैसे बनता है। पिछले चैप्टर में हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन, फोकल लेंथ, इमेज फॉर्मेशन। आज हम उसी नॉलेज को यूज करेंगे लेकिन अप्लाई करेंगे एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर, यानी ह्यूमन आई पर। फिर हम देखेंगे कि प्रिज्म लाइट को कैसे तोड़ता है, डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नो, ये सब टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपके आसपास की दुनिया को समझने के लिए भी ज़रूरी हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वंडरफुल जर्नी आंखों की दुनिया में, रंग और रोशनी की दुनिया में। चलिए सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर। हमारी आंख एक कैमरा की तरह काम करती है। जिस तरह कैमरा में एक लेंस होता है जो इमेज बनाता है फिल्म या सेंसर पर, उसी तरह हमारे आंखों में भी एक लेंस सिस्टम है। आंख की शेप ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती है। इसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सबसे पहले आता है कॉर्निया। ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो आंखों की फ्रंट सरफेस पर होती है। ये एक बुलगे की तरह दिखती है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया पर ही होता है। क्रिस्टलाइन लेंस तो सिर्फ फाइन एडजस्टमेंट करता है। कॉर्निया के पीछे होता है इरिस। ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है। आइरिस के बीच में होता है प्यूपिल, जो एक छोटा होले है जिससे लाइट अंदर जाती है। प्यूपिल का काम है लाइट की क्वांटिटी कंट्रोल करना। अंदर की तरफ होती है रेटिना। ये वो स्क्रीन है जहां इमेज बनती है। रेटिना में क्रोर्स की संख्या में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन उन्हें इंटरप्रेट करके हमें दिखाता है। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं हर पार्ट का काम। आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है। ये आंख को उसका खूबसूरत रंग भी देता है। किसी की आंख ब्राउन होती है, किसी की ब्लू। आइरिस प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। जब बहुत तेज रोशनी हो तो इरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है ताकि कम रोशनी अंदर जाए। यही रीजन है कि डायरेक्ट सनलाइट में आंख बैंड हो जाती है। अंधेरों में प्यूपिल बड़ा हो जाता है ज्यादा रोशनी कलेक्ट करने के लिए। क्राइस्टलिन लेंस एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। इसका काम है फाइन एडजस्टमेंट, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स क्लोज हैं या डोर हैं उन्हें क्लियरली फोकस करना। सीलियरी मसल्स एक रिंग जैसे मसल्स हैं जो लेंस के आसपास होते हैं। ये मसल्स लेंस की कर्वेचर चेंज करते हैं, मतलब लेंस को मोटा या पतला करते हैं। रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स ब्लैक वाइट डिटेक्शन और कोन्स कलर डिटेक्शन। ये सेल्स लाइट पर रिएक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाते हैं जो ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन एक कंप्लीट कलर्ड 3D इमेज क्रिएट करता है। सच में हमारे ब्रेन का काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आंख का। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। सोचो अगर आप पहले दूर की ब्लैक बोर्ड देख रहे हो और फिर अचानक अपनी किताब देखने लगे, आपकी आंख ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। ये कैसे होता है? जब आप दूर की चीज देखते हैं, सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो लेंस पतला थिन हो जाता है। पतला लेंस मतलब ज्यादा फोकल लेंथ। इससे दूर की ऑब्जेक्ट्स क्लियरली फोकस होती हैं रेटिना पर। जब आप पास की चीज देखते हैं, जैसे किताब पढ़ना, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सर कसते हैं। इससे लेंस मोटा थिक हो जाता है। मोटा लेंस मतलब कम फोकल लेंथ। इससे पास की ऑब्जेक्ट्स फोकस होती हैं। इस एबिलिटी को, फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने की, हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स। नॉर्मल आंख के लिए नियर पॉइंट डी काराच टू 25 सेंटीलैन। इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज को 25 सेंटीमीटर से पास नहीं रख सकते क्लियरली देखने के लिए। इससे पास रखोगे तो इमेज ब्लर होगी। और फार पॉइंट इन्फिनिटी, मतलब नॉर्मल आंख बहुत दूर तक क्लियरली देख सकती है। नियर पॉइंट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। एग्जाम में दोनों नाम याद रखो। अब एक स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करते हैं, कैटरेक्ट। ये कंडीशन ज्यादातर बुढ़ापे में होती है। हम जानते हैं कि हमारे क्रिस्टलाइन लेंस ट्रांसपेरेंट होता है,
मतलब लाइट उसमें से सीधा निकाल सकती है। लेकिन कुछ लोग में, स्पेशली ओल्ड एज में, ये क्रिस्टलाइन लेंस धीरे धीरे मिल्की यानी दूध जैसा या क्लाउडी हो जाता है। सोचें, एक डर्टी ग्लास के अंदर से देखने की कोशिश, सब कुछ धुंधला दिखेगा। बिल्कुल यही होता है कैटरैक्ट में। लाइट लेंस से ठीक से पास नहीं हो पाती, तो इमेज ब्लर या पार्शली या कंप्लीटली नहीं बनती। इससे पार्शल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि कैटरैक्ट सर्जरी से ये ठीक हो सकता है। सर्जरी में क्लाउडी लेंस को हटा दिया जाता है और एक आर्टिफिशियल इंट्राक्यूलर लेंस डाल दी जाती है। आजकल ये सर्जरी बहुत सेफ और कॉमन है। सिर्फ 15-20 मिनट की सर्जरी से विजन वापस आ सकता है। इंडिया में बहुत से ब्लाइंड लोग सिर्फ कैटरैक्ट की वजह से अंधे हैं और सर्जरी से ठीक हो सकते हैं। ये एक सोशल अवेयरनेस का पॉइंट भी है। गांव में फ्री कैटरैक्ट सर्जरी कैंप्स लगाई जाती हैं। एग्जाम के लिए याद रखो, कैटरैक्ट बदार्थ मिल्की क्लाउडी लेंस करेक्टेड बाय सर्जरी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ साइंस नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी भी सिखाता है। आई डोनेशन, हमारे एनसीईआरटी में इसको इंक्लूड किया गया है एक इम्पॉर्टेंट सोशल अवेयरनेस टॉपिक के रूप में। दुनिया में लगभग 35 मिलियन लोग ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। इनमें से 4.4 मिलियन लोग सिर्फ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, यानी उनकी कॉर्निया खराब है। और ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस दूर की जा सकती है एक डोनेटेड आई से। एक इंसान की डोनेटेड आंखों की पैर से 4 कॉर्नियल ब्लाइंड लोगों को रोशनी मिल सकती है। सोबरिंग फैक्ट ये है कि इन 4.5 मिलियन में 6% बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र के। तो हम सब एक बड़ा फर्क कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आंखें मृत्यु के 4-6 घंटे के अंदर रिमूव करनी पड़ती हैं। आई बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो डोनेटेड आइज कलेक्ट करता है, मेडिकली इवैल्यूएट करता है और फिर ज़रूरतमंद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कोई भी डोनेट कर सकता है। स्पेक्टिकल यूजर्स, डायबिटीज पेशेंट्स, हाइपरटेंशन पेशेंट्स, कैटरैक्ट ऑपरेटेड पेशेंट्स सब डोनेट कर सकते हैं। HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, रबीज जैसे इन्फेक्टेड लोग डोनेट नहीं कर सकते। डोनर और रिसिपिएंट दोनों की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहती है। ये चैप्टर पढ़ो और आई डोनेशन का संकल्प लो, शायद किसी की जिंदगी रोशन हो जाए। अब हम आते हैं एक बहुत ही एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। कई बार हमारी आंख अपनी अकोमोडेशन पावर खो देती है या उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। इसके कारण इमेज ठीक से रेटिना पर फोकस नहीं होती और विजन ब्लरी हो जाता है। इन्हें रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। 3 में डिफेक्ट्स हैं। पहला है मायोपिया, इसे नियर साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिक पर्सन पास की चीज क्लियरली देख सकता है लेकिन डोर की नहीं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, इसे फार साइटेडनेस कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिक पर्सन डोर की चीज क्लियरली देख सकता है लेकिन पास की नहीं। तीसरा है प्रेसबियोपिया, ये एजिंग के साथ आता है जब अकोमोडेशन पावर ग्रेजुअली कम होती है। ये तीनों डिफेक्ट्स करेक्टिव लेंसेज से ठीक किए जा सकते हैं, यानी स्पेक्टिकल्स या कॉन्टैक्ट लेंसेज। आजकल लासिक सर्जरी भी पॉपुलर है जिसमें लेजर से कॉर्निया की शेप चेंज करके डिफेक्ट्स ठीक किए जाते हैं। तो बेसिकली फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लेंसेज डायरेक्टली हमारी आंखों के डिफेक्ट्स करेक्ट करने में काम आता है। ये कनेक्शन साइंस और मेडिसिन के बीच एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलो अब तीनों डिफेक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। मायोपिया, ये सबसे कॉमन विजन डिफेक्ट है और आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। मायोपिया का मतलब है कि आप पास की चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं लेकिन डोर की चीज़ें धुंधली दिखती हैं। इसको नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। नॉर्मल आंख में 4 पॉइंट वाला इन्फिनिटी होता है, लेकिन मायोपिक पर्सन का 4 पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होता, कुछ ही मीटरों की दूरी तक होता है। जब ये इंसान कोई डोर की चीज़ देखता है, इमेज रेटिना पार नहीं बनती, बल्कि रेटिना के एज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाती है। यही प्रॉब्लम है। इसके दो में करान हैं। एक आईबॉल बहुत इलोंगेटेड हो जाता है, यानी आगे पीछे ज़्यादा लंबा हो जाता है। दो, क्रिस्टलाइन लेंस की कर्वेचर ज़्यादा हो जाती है, मतलब लेंस बहुत मोटा हो जाता है जो ज़्यादा रिफ्रैक्ट करता है। दोनों केसेस में इमेज रेटिना से पहले फोकस हो जाती है। करेक्शन, हमें एक ऐसी लेंस चाहिए जो लाइट को थोड़ा डाइवर्ज करे ताकि इमेज आगे खिसक कर रेटिना पर आ जाए। ये काम करता है कॉन्केव लेंस, जो डाइवर्जिंग लेंस होता है। नेगेटिव पावर का लेंस यूज होता है। याद करने का ट्रिक, मायोपिया में एम से मिनस पावर लेंस यूज होती है। कॉन्केव लेंस जिसकी पावर नेगेटिव होती है। हाइपरमेट्रोपिया, ये मायोपिया का उल्टा है। इसमें इंसान दूर की चीजें क्लियरली देख सकता है लेकिन पास की चीजें धुंधली दिखती हैं।
इसे फर साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। नॉर्मल आंख का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डॉर होता है। मतलब उन्हें किताब पढ़ने के लिए यूज़ बहुत दूर रखनी पड़ती है। कई बार लोग खुद एक हाथ की डोरी पर भी क्लियर नहीं पढ़ पाते। जब ये इंसान पास की चीज़ देखता है, तो इमेज रेटिना पार नहीं बनती। इमेज रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना, बननी चाहिए होती है। इसके दो कारण हैं। एक, क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी लेंस पतला हो जाता है। दो, आई बॉल बहुत छोटा हो जाता है, यानी एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर कम हो जाती है, तो रेटिना लेंस के ज़्यादा पास आ जाती है। दोनों केसेस में लाइट रेज रेटिना से एज तक कन्वर्ज नहीं हो पाते। करेक्शन, हमें एक ऐसी लेंस चाहिए जो लाइट को कन्वर्ज करे। तो कन्वेक्स लेंस यूज होता है जिसकी पावर पॉजिटिव होती है। याद रखने का ट्रिक, हाइपरमेट्रोपिया में एच से हेल्प करो कन्वर्ज करने में। कन्वेक्स लेंस यूज होता है जिसकी पावर पॉजिटिव होती है। एल्डरली लोगों में यही प्रॉब्लम रीडिंग ग्लासेस की ज़रूरत क्रिएट करती है। प्रेसबियोपिया, ये एक ऐसी कंडीशन है जो लगभग सभी लोगों को बुढ़ापे में आती है। प्रेसबियोपिया वर्ड ग्रीक से आया है जिसका मतलब है ओल्ड आई। इसमें क्या होता है, हमारे सिलियरी मसल्स उम्र के साथ कमज़ोर होते जाते हैं और क्रिस्टलिन लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती जाती है। जब मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो वो लेंस को प्रॉपरली मोटा नहीं कर पाते फॉर नियर विजन, और जब लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो भी फोकल लेंथ ठीक से एडजस्ट नहीं होती। इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ये होता है कि नियर पॉइंट धीरे धीरे आगे हटा जाता है। मतलब जब आप 20 साल के थे तो 25 सेंटीमीटर पर क्लियरली पढ़ सकते थे, फिर 40 के बाद ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर हो गई और 60 के बाद 60-70 सेंटीमीटर ही हो सकती है। यही रीज़न है कि आपने देखा होगा कि दादी नाना लोग किताब को एक हाथ दूर रख कर पढ़ते हैं, क्योंकि उनका नियर पॉइंट डोर हो गया है। करेक्शन, बायफोकल लेंसेज, ये स्पेशल ग्लासेस हैं जिनमें लेंस का ऊपर वाला हिस्सा कॉन्काव होता है, जो डिस्टेंस विजन के लिए होता है, और नीचे वाला हिस्सा कॉन्वेक्स होता है, जो रीडिंग यानी नियर विजन के लिए होता है। कई लोग में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों साथ होते हैं, उनके लिए भी बायफोकल परफेक्ट सोल्यूशन है। आजकल प्रोग्रेसिव लेंसेज भी आते हैं जो सीमलेसली एडजस्ट होते हैं। आप कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद करते हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्टली काम आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस, P माइनस 1F। यहाँ F फोकल लेंथ है मीटर्स में और P पावर है डिऑप्ट्रीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर F नेगेटिव है तो P नेगेटिव होगा, कॉनकेव लेंस। अगर F पॉजिटिव है तो P पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब मायोपिया के लिए फॉर्मूला, एक मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट अगर डी मीटर्स दूर है तो यूज जो कॉनकेव लेंस चाहिए उसकी फोकल लेंथ डायर डी मीटर्स होगी। एग्जाम्पल, अगर फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर 0.8 मीटर है तो एफ रचनायर 0.8 मीटर पी वडाई 0.8 नान 120 अब हाइपरमेट्रोपिया के लिए पर्सन का नियर पॉइंट एन है और नॉर्मल नियर पॉइंट बट 25 सेंटीमीटर 0.8 मीटर है। यूज लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। दाएं फ्लैट वन वे डन टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, दाएं 25 सेंटीमीटर नॉर्मल नियर पॉइंट नेगेटिव साइन कन्वेंशन। Image distance, we added again hypermetropic near point, virtual image. Example, agar near point cut that one number 100 centimeter 2 and 2 that 220 centimeter what 100 centimeter 100 that 800 plane that so get on 300 तो f 130 3 3 p by 3D। ये पॉजिटिव वैल्यू कंफर्म करता है कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत है। एग्जाम में ये कैलकुलेशंस बहुत आते हैं, प्रैक्टिस करो। चलो एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल करते हैं जो एनसीईआरटी में भी है। क्वेश्चन, एक मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है, उसकी विजन करेक्ट करने के लिए किस नेचर और पावर की लेंस चाहिए। सॉल्यूशन, ये मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस चाहिए। मायोपिक पर्सन सिर्फ 80 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख सकता है, हम चाहते हैं कि वो इन्फिनिटी तक देख सके, तो हम एक कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं जो इन्फिनिटी से आने वाली पैरेलल रेस को इस तरह डाइवर्ज करे कि वो 80 सेंटीमीटर पर से आई हुई लगने लगें। यानी लेंस एक वर्चुअल इमेज बनाता है इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट की 80 से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी आंख के सामने। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू दैट इन्फिनिटी पैरेलल रेस, इमेज डिस्टेंस विद अ टाउच
80 से 33 मेरा टास्क सो 0.30 में नेगेटिव क्योंकि वर्चुअल इमेज सेम साइड पर बनती है लेंस फॉर्मूला से बाई एफ डैट वन जफ दाइन्यू डाइट वन जार वाइट बान इन्फिनिटी नाइट डॉट वन सू जाइट नाइट दाइटन सीट इसलिए एफ डाइट दाचुक नाइटी मेर पावर पी by f my eye one touch dioptris आंसर कॉन्केव लेंस ऑफ पावर 1.2 to d रिक्वायर्ड नेगेटिव साइन कंफर्म करता है कि ये कॉन्केव लेंस है एग्जाम टिप मायोपिया के लिए आंसर हमेशा नेगेटिव पावर में आएगा अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो कैलकुलेशन में गलती है ये एक सेल्फ चेक है अब एक और सॉल्व्ड एग्जाम्पल करते हैं हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का नियर पॉइंट 1 डेमेतबा है नॉर्मल नियर पॉइंट 25-30 सिमंथ है कैसी पावर की लेंस चाहिए सॉल्यूशन हम चाहते हैं कि ये इंसान 25 सेंटीमीटर पर रखी चीज क्लियरली देख सके लेंस एक वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बनाता है जो उस इंसान के नियर पॉइंट यानी 1 सेंटीमीटर पर बन जाए तब वो यूज क्लियरली देख सकता है साइन कन्वेंशन के अनुसार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 नेगेटिव ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड इमेज डिस्टेंस वे 1 सन नेगेटिव क्योंकि वर्चुअल इमेज लेंस के सेम साइड पर बनती है लेफ्ट साइड अब लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ई इन्फिनान वन यू इन्फिनान नन कुनबन पटिमाई बी इन्फुनन बाद 100 बटीस बी अनफेंडर 901 चांद 100 तो एफ 100 सिमिलर टी तो नन टी मैंड्रेड पावर पी बेन टी 3 डियोप्ट्रीज पॉजिटिव आंसर कंफर्म करता है कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत है आंसर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर बट 3 डी एग्जाम के लिए याद रखो हाइपरमेट्रोपिया में आंसर हमेशा पॉजिटिव पावर में आएगा दोनों एग्जाम्पल्स में देखा मियोपिया में नेगेटिव हाइपरमेट्रोपिया में पॉजिटिव ये एक इजी चेक है अपने आंसर्स वेरीफाई करने का स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरी ट्रिक्स याद करते हैं जो एग्जाम में बहुत काम आएंगे ट्रिक 1 मायोपिया याद करने के लिए एम से माइनस पावर मायोपिया में कोनकाव लेंस यूज होती है जिसकी पावर माइनस यानी नेगेटिव होती है सिंपल ट्रिक 2 हाइपरमेट्रोपिया एच से हेल्प करो कन्वर्जे करने में कन्वेक्स लेंस यूज होता है जिसकी पावर पॉजिटिव होती है अगर याद नहीं आ रहा तो सोचो हाइपर में ज्यादा होता है तो पॉजिटिव पावर ज्यादा कन्वर्जिंग ट्रिक 3 प्रेसबियोपिया पी से पुरानी उम्र ये ओल्ड एज में होता है बी फोकल लेंस यूज होता है ट्रिक 4 नियर पॉइंट डी आप सताएं बिस्मित्र याद करने के लिए 25 से मेरा 4 हाथ मानो एक हाथ लगभग 25 सेंटीमीटर में होता है प्रैक्टिकली ट्रिक 5 डिफेक्ट्स की टेबल मायोपिया खान सीफार इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना कॉन्केव लेंस हाइपरमेट्रोपिया कान सीनियर इमेज बिहाइंड रेटिना कॉन्वेक्स लेंस प्रेसबियोपिया कान सीनियर एज रिलेटेड बाइफोकल लेंस ट्रिक 6 विबग्योर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ये स्पेक्ट्रम का ऑर्डर है याद करने के लिए विक्रम इज अ ब्रेव जनरल येट ऑफ्टन रेकलेस अब ये सब ट्रिक्स एग्जाम हॉल में भूल मत जाना अब हम एक नए टॉपिक पर आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लें इसके 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं एक नीचे एक ऊपर और 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सर्फेसेस होते हैं जो एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं 2 लैटरल सर्फेसेस के बीच का एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है इसे ए से डिनोट करते हैं अब जब एक लाइट रे प्रिज्म के एक लैटरल सर्फेस पर इंसिडेंट होती है पहला सर्फेस ए बी पार लाइट एयर से ग्लास में जाती है रिफ्रैक्शन नॉर्मल की तरफ होता है यानी रे नॉर्मल के पास झुक जाती है दूसरा सरफेस एसी पर लाइट ग्लास से एयर में जाती है रिफ्रैक्शन नॉर्मल से डॉर होता है यानी रे नॉर्मल से दूर चली जाती है इस पिक्यूलियर शेप की वजह से जहां दोनों सरफेसेस इंक्लाइंड हैं इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से एक एंगल पर निकालती है इस एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन डी कहते हैं ये वो एंगल है जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच बनता है एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन प्रिज्म में इमर्जेंट रे ऑलवेज बेस की तरफ डिविएट होती है यानी प्रिज्म के एंगल ए की तरफ नहीं बल्कि बेस की तरफ एनसीईआरटी एक्टिविटी डन पॉइंट में यही डेमोन्स्ट्रेट किया गया है ड्राइंग बोर्ड पर पिंस यूज करके एग्जाम में डायग्राम बनाना जरूरी है ये एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट एनसर्ट एक्टिविटी 10.2 में यही किया जाता है सनलाइट को एक कार्डबोर्ड की स्लिट से पास करके प्रिज्म पर डालो
और दूसरी तरफ एक रेंजन बैंड दिखेगा स्क्रीन पर। ये बैंड विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो क्या हुआ, प्रिज्म ने व्हाइट लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में तोड़ दिया। इसे डिस्पर्शन कहते हैं और इस रेंजिन बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि व्हाइट लाइट एक मिक्सचर है। अलग अलग कलर्स की लाइट की वेवलेंथ्स अलग अलग होती हैं। वायोलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और रेड की सबसे लंबी। जब ये अलग वेवलेंथ्स ग्लास प्रिज्म से गुजारती हैं तो हर वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा अलग होता है। वायोलेट की वेवलेंथ छोटी है तो वो सबसे ज़्यादा बेंड होती है। रेड की वेवलेंथ लंबी है तो वो सबसे कम बेंड होती है। बाकी सब कलर्स बीच बीच में। इसी वजह से अलग अलग कलर्स अलग अलग डायरेक्शंस में निकायती हैं और हमें स्क्रीन पर रेंजी बैंड स्पेक्ट्रम दिखता है। याद रखो, विबग्योर में वायोलेट सबसे ऊपर मोस्ट डीविएटेड, रेड सबसे नीचे लीस्ट डीविएटेड होता है स्क्रीन पर। आइजैक न्यूटन, ये वही साइंटिस्ट हैं जो एप्पल गिरने से ग्रेविटी का आइडिया मिला था। उन्होंने ही सबसे पहले सनलाइट को प्रिज्म से पास करके स्पेक्ट्रम देखा था। लेकिन न्यूटन ने एक और जीनियस एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने वेबग्योर स्पेक्ट्रम देखा तो सोचा, क्या इन कलर्स को और तोड़ सका जाता है? उन्होंने एक और दूसरा प्रिज्म लिया और विबग्योर स्पेक्ट्रम को उस सेकंड प्रिज्म से गुजारा, लेकिन कोई और रंग नहीं बने। इसका मतलब ये था कि ये 7 रंग एक्चुअली प्योर है ना, इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। फिर न्यूटन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दूसरे प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में रखा, वो किट उल्टा करके। जब पहले प्रिज्म से वेबग्योर स्पेक्ट्रम दूसरे इन्वर्टेड प्रिज्म से गुजरा तो क्या हुआ? सेकंड प्रिज्म ने सब कलर्स को वापस कंबाइन कर दिया और दूसरी तरफ से व्हाइट लाइट निकली। ये न्यूटन का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने प्रूव किया कि सनलाइट यानी व्हाइट लाइट एक्चुअली 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। डिस्पर्जन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, अलग की भी जा सकती है और मिलाई भी जा सकती है। आजकल कोई भी व्हाइट लाइट जो वाइबग्योर स्पेक्ट्रम देती है यूज हम व्हाइट लाइट कहते हैं। एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूटन ने इन्वर्टेड प्रिज्म से व्हाइट लाइट वापस रिकंस्ट्रक्ट की। ये कॉन्सेप्ट जरूर आता है। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो देखने में बहुत सुंदर लगती है, रेनबो यानी इंद्राधनुष। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो बारिश के बाद आसमान में दिखता है। ये कैसे बनता है? बारिश के बाद हवा में बहुत सारी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड रहती हैं। ये पानी की बूंदें एक्चुअली छोटे प्रिज्म्स की तरह काम करती हैं। सूरज की रोशनी इन पानी की बूंदों में क्या होता है? स्टेप 1, रिफ्रैक्शन। सनलाइट पानी की बूंद में एंटर करती है और रिफ्रैक्ट होती है। साथ ही डिस्पर्शन भी होती है, अलग रंग अलग एंगल्स पर। स्टेप 2, इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट बूंद के अंदर से रिफ्लेक्ट होती है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसी फिनोमिनन है। स्टेप 3, रिफ्रैक्शन अगेन। लाइट जब बूंद से बाहर निकालती है तब फिर रिफ्रैक्ट होती है और कलर्स और अलग हो जाते हैं। अलग रंग अलग एंगल्स पर हमारे आंखों तक पहुंचते हैं। रेड सबसे ऊपर दिखता है, लीस्ट डीविएटेड, और वायलेट सबसे नीचे, मोस्ट डीविएटेड। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन, रेनबो देखने के लिए सूरज आपके पीछे होना चाहिए। अगर आप सूरज के और पानी के बीच में हो तो रेनबो नहीं दिखेगा। इसलिए हम कहते हैं रेनबो ऑलवेज फॉर्म्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू सन। आप घर में भी देख सकते हैं, वाटरफॉल या फाउंटेन के पीछे सुन रखें और रेनबो देखें। अब एक और फैसिनेटिंग टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमने सिंगल मीडियम में रिफ्रैक्शन पढ़ा था, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक्चुअली एक यूनिफॉर्म मीडियम नहीं है। इसका डेंसिटी अलग अलग हाइट्स पर अलग अलग है। नीचे वाली हवा गर्म होती है और डेंसिटी में कम होती है। ऊपर वाली हवा थांदी और ज्यादा डेंस होती है। अलग अलग डेंसिटी का मतलब है अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट इस कंटिन्यूअसली चेंजिंग मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्ट होती रहती है, एक कर्व पाथ फॉलो करती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपने देखा होगा। जब आप फायर या हीटर के ऊपर की हवा में कोई चीज देखते हैं, वो हिला डोलती दिखती है या फ्लिकर करती है। ये इसलिए क्योंकि ऊपर की गर्म हवा और नीचे की ठंडी हवा के बीच कंटिन्यूअसली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रोशनी जिगजैग पाथ फॉलो करती है और ऑब्जेक्ट की अपैरेंट पोजीशन बदलती रहती है। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का छोटा स्केल एग्जाम्पल है। लार्ज स्केल पर यह फिनोमेना और भी इंटरेस्टिंग हैं। तारों का ट्विंकलिंग, सूरज का जल्दी दिखना, ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारनामत हैं। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स।
यह रात को आसमान में सबसे ब्यूटीफुल फिनोमेना में से एक है। लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? स्टार्स बहुत बहुत दूर हैं, इतने दूर कि वो हमें एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह दिखते हैं। जब स्टारलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो वो अलग अलग लेयर्स से गुजारती है। हर लेयर की डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा अलग है, और एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशंस कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती हैं। हवा चलती है, टेम्परेचर बदलता है, डेंसिटी फ्लक्चुएट करती है। इस वजह से स्टारलाइट का पाथ कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। कभी स्टार का अपेरेंट पोजीशन थोड़ा ऊपर होता है, कभी थोड़ा नीचे, कभी थोड़ा साइड में। और जब पाथ चेंज होता है तो हमारे आंखों में आने वाली लाइट की क्वांटिटी भी चेंज होती है। कभी ज़्यादा लाइट आती है, कभी कम। जब ज़्यादा लाइट आती है तो स्टार ज़्यादा ब्राइट दिखता है, जब कम आती है तो डिम दिखता है। ये कंटिन्यूअस फ्लिकरिंग ऑफ ब्राइटनेस को ही हम ट्विंकलिंग या तारे तपमत पाना कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, होराइजन के पास के तारे ज़्यादा तपमाते हैं क्योंकि उनकी लाइट एटमॉस्फेयर की ज़्यादा लेयर क्रॉस करती है। डायरेक्टली ओवरहेड के तारे कम तपमाते हैं। एग्जाम टिप: ट्विंकलिंग बाइंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, स्टार्स आर पॉइंट सोर्सेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर तारे तपमाते हैं तो ग्रह, प्लैनेट्स क्यों नहीं तपमाते? ये एक वेरी कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। आंसर का की ये है: डिस्टेंस। तारे बहुत बहुत दूर हैं, इतने दूर कि वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट की तरह दिखते हैं। प्लैनेट्स हमारे कंपैरेटिवली बहुत पास हैं, चाहे हमारे सोलर सिस्टम के हो। क्योंकि प्लैनेट्स पास हैं, वो हमें एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरह दिखते हैं। मतलब उनका एक विजिबल डिस्क होता है, एक एरिया होता है, एक सिंगल पॉइंट नहीं। अब सोचो, एक एक्सटेंडेड सोर्स को आप एक कलेक्शन ऑफ मेनी टाइनी पॉइंट सोर्सेज मान लो। हर एक पॉइंट सोर्स के लिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अलग तरह काम करता है। कोई पॉइंट सोर्स ज़्यादा ब्राइट दिखता है, कोई कम। लेकिन जब आप इन सब वेरिएशंस को एवरेज करते हैं तो सब आपस में कैंसल हो जाते हैं। एक पॉइंट सोर्स जब ब्राइट होता है, दूसरा डिम होता है, तीसरा नॉर्मल होता है, एवरेज ज़ीरो हो जाता है। तो प्लैनेट की ओवरऑल ब्राइटनेस कंसिस्टेंट रहती है, वो ट्विंकल नहीं करता। याद रखने का आसान तरीका: स्टार्स आर फारेस्ट पॉइंट सोर्स, उजान ट्विंकल। प्लैनेट्स आर नियर फॉर द एक्सटेंडेड सोर्स, को नो ट्विंकल। रात को आसमां देखो, जो ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ट्विंकल ना करें वो प्लैनेट्स होते हैं। वीनस बहुत ब्राइट होता है और बिल्कुल स्टेडी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। सोचिए ना, क्या आपने नोटिस किया है कि सूरज एक बार होराइजन के नीचे चल जाता है, फिर भी थोड़ी देर तक दिखता रहता है? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। एक्चुअल सनराइज का मतलब है जब सूरज एक्चुअली होराइजन क्रॉस करता है, यानी जियोमेट्रिकली सूरज का एज होराइजन के ऊपर आ जाता है। लेकिन अपैरेंट सनराइज हम 2 मिनट पहले देख लेते हैं, जब सूरज एक्चुअली अभी होराइजन के नीचे है। इसका रीजन, सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। नीचे वाली हवा ज्यादा डेंस है, ऊपर की हवा कम डेंस है। लाइट डेंसर मीडियम की तरफ कर्व करती है, यानी डाउनवर्ड कर्व करती है एक्चुअली। लेकिन हमें लाइट जिस डायरेक्शन से आती लगती है, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट दिखता है। हमारी आंखों को जब सूरज की कर्व्ड रे मिलती है, हम सूरज को एक्चुअली वहां दिखते हैं जहां से रे आई थी, जो एक्चुअली थोड़ा ऊपर की पोजीशन है। तो सूरज की अपैरेंट पोजीशन उसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखती है होराइजन के पास। इसलिए हम यूजे होराइजन से 2 मिनट पहले देखना शुरू कर देते हैं। यही रीजन है कि दिन और रात बिल्कुल इक्वल नहीं होते। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिन थोड़ा लंबा होता है। सन्स डिस्क फ्लैटनिंग, यही रिफ्रैक्शन लोअर एज को ज्यादा उठाता है, मेकिंग सन लुक स्लाइटली ओवल। अब हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये कॉन्सेप्ट ब्लू स्काई, रेड सनसेट सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जब लाइट पार्टिकल्स से टकराती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में बिखर जाती है, इसे स्कैटरिंग कहते हैं। टाइंडॉल इफेक्ट, याद है क्लास 9 में कोलॉइड्स पढ़ा था? जब एक फाइन बीम ऑफ लाइट एक कोलॉइड, जैसे दूध में पानी, स्मोक फिल्ड रूम से गुजारता है तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं और वो स्कैटर्ड लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है। ट्रू सॉल्यूशन में ये नहीं होता क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल्स: एक एक डार्क रूम में एक छोटी विंडो से एक सनबीम आए तो हम डस्ट पार्टिकल्स की वजह से उस बीम का पाथ देख सकते हैं। दो, डेंस जंगल में सुबह सनबीम्स घाने पेड़ारों के बीच से आते हैं। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन मिस्ट स्कैटर द लाइट और ब्यूटीफुल बीम्स विजिबल होती हैं। 3, स्मोक फिल्ड रूम,
स्मोक पार्टिकल्स लाइट स्कैटर करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्कैटर्ड लाइट का कलर पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है। बहुत छोटे पार्टिकल्स जो एयर मॉलिक्यूल्स जैसी साइज के हैं, ब्लू लाइट छोटी वेवलेंथ को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। बड़े पार्टिकल्स सब वेवलेंथ्स इक्वली स्कैटर करते हैं। स्कैटर्ड लाइट वाइट दिखती है। ये ब्लू स्काई का राज है। चलो आगे देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो बच्चे बचपन से पूछते हैं, आसमान नीला क्यों होता है? अब हम इसका साइंटिफिक आंसर जानते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स सब हैं। इनकी साइज विजिबल लाइट की वेवलेंथ से ch होती है। जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से गुजारती है तो ये छोटे पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं, लेकिन स्कैटर सब वेवलेंथ्स को इक्वली नहीं करते। रेयली स्कैटरिंग का एक रूल है, छोटे पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। वायलेट और ब्लू की वेवलेंथ सबसे छोटी है विजिबल लाइट में, तो ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होती हैं। रेड की वेवलेंथ सबसे लंबी है, तो वो बहुत कम स्कैटर होती है और मोस्टली सीधी चाली जाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, रेड की वेवलेंथ ब्लू की वेवलेंथ से 1.8 टाइम्स ज़्यादा होती है। स्कैटर जो होता है वो वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है स्कैटरिंग में। तो आसमां की तरफ से जो लाइट हमारे आंखों में आती है वो मोस्टली स्कैटर्ड ब्लू लाइट होती है, तो आसमान नीला दिखता है। अगर अर्थ पर एटमॉस्फेयर ना होता तो कोई स्कैटरिंग नहीं होती और आसमान ब्लैक दिखता, बिल्कुल ऐसे जैसा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में दिखता है। इसलिए बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पर उनकी स्कैटरिंग नहीं होती, आसमान डार्क दिखता है। अब एक और ब्यूटीफुल फिनोमिनन, सूरज का लाल रंग सनराइज और सनसेट पर। दोपहर को सूरज वाइट या पेले येलो दिखता है, लेकिन सनराइज और सनसेट पर वो लाल, ऑरेंज या डीप गोल्डन क्यों दिखता है? रीजन, दोपहर में सूरज सीधा ऊपर होता है, हमारे सर के ऊपर। सनलाइट एटमॉस्फेयर की एक रिलेटिवली थिन लेयर से गुजारती है। कुछ ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है तो आसमान नीला दिखता है, लेकिन सूरज खुद वाइट येलो दिखता है। लेकिन सनराइज और सनसेट पर सूरज हॉरिजन के पास होता है, तो सनलाइट को एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा मोटी लेयर क्रॉस करनी पड़ती है। एक्चुअली आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक जैसी बात। इस लंबी जर्नी में ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाती है, आसमान में बिखर जाती है, हमारे आंख तक नहीं पहुंचती। वायोलेट भी स्कैटर हो जाती है, ग्रीन भी कुछ स्कैटर हो जाता है। सिर्फ रेड और ऑरेंज की वेवलेंथ्स इतनी लंबी हैं कि वो इस लंबी जर्नी में सरवाइव करती हैं और सीधी हमारे आंखों तक पहुंचती हैं। इसलिए सुराज लाल या ऑरेंज दिखता है। इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, डेंजर सिग्नल्स। रेड लाइट रेड कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है। फॉग, स्मोक, बारिश में भी ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तक सेम कलर में दिखती है। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड दान स्टॉप, क्योंकि इट्स विजिबल फ्रॉम फारदेस्ट अवे इन बैड कंडीशंस। थोड़ा एडवांस लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेली स्कैटरिंग लॉ। ये लॉ कहे कि स्कैटरिंग की अमाउंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की फोर्थ पावर के। फॉर्मूला है, स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर 4। यहाँ लैम्डा यानी एल वेवलेंथ है, मतलब अगर वेवलेंथ 2 गुना बढ़ जाए तो स्कैटरिंग 2 की फोर्थ पावर यानी 16 गुना कम हो जाएगी। विजिबल लाइट में वेवलेंथ्स का ऑर्डर छोटी से लंबी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेली लॉ के हिसाब से वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर होगी, ब्लू दूसरे नंबर पर और रेड सबसे कम स्कैटर होगी। तो सवाल आएगा, ये आसमां वायलेट क्यों नहीं दिखता अगर वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें 3 रीजंस हैं। 1, सनलाइट में वायोलेट की इंटेंसिटी ब्लू से कम होती है। 2, हमारी आंखें वायोलेट के लिए कम सेंसिटिव हैं। 3, वायोलेट की कुछ एटमॉस्फेयर ही अब्जॉर्ब कर लेती है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से हम ब्लू स्काई देखते हैं, वायलेट नहीं। क्लास 10 लेवल के लिए इतना इनफ है। एग्जाम्स में रेली का नाम और कॉन्सेप्ट क्लियरली लिखना है। ये अंडरस्टैंडिंग ब्लू स्काई, रेड सनसेट, डेंजर सिग्नल्स सब एक ही फॉर्मूला से एक्सप्लेन होते हैं। अब कुछ की टर्म्स याद करते हैं जो इस चैप्टर में बार बार आते हैं और एग्जाम में इनकी डेफिनेशंस लिखनी पड़ती हैं। पहला, एकोमोडेशन। हमारी आंख की वो एबिलिटी जो यूज डिफरेंट डिस्टेंसेस पर ऑब्जेक्ट्स फोकस करने के लिए अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करने देती है। सेकंड, नियर पॉइंट।
वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक आंख बिना स्ट्रेन के क्लियरली देख सकती है. नॉर्मल ट्वेगी राबा 70 सेंटीमीटर. थर्ड, फर पॉइंट. वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक आंख क्लियरली देख सकती है. नॉर्मल अदर इन्फिनिटी. फोर्थ, रेटिना. आंखों की इनर लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन जहां इमेज फॉर्म होती है. फिफ्थ, सीलियरी मसल्स. वो मसल्स जो आई लेंस की कर्वेचर चेंज करते हैं फोकल लेंथ एडजस्ट करने के लिए. सिक्स्थ, डिस्पर्जन. सनलाइट या वाइट लाइट का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होना जब किसी प्रिज्म या सिमिलर मीडियम से गुजरे. सेवेंथ, स्पेक्ट्रम विबग्योर. वो बैंड ऑफ कलर्स जो वाइट लाइट के डिस्पर्जन से मिलती है. एथ, टिंडॉल इफेक्ट. कोलॉइडल पार्टिकल्स द्वारा लाइट का स्कैटरिंग जिससे लाइट का पार्ट विजिबल हो जाता है. नींथ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अर्थ के एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअसली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से लाइट का बेंड होना. टेंथ, स्कैटरिंग. लाइट का पार्टिकल्स से मिलने पर डिफरेंट डायरेक्शंस में रिडायरेक्ट हो जाना. ये सब टर्म्स एग्जैक्ट डेफिनेशंस के साथ लिखना प्रैक्टिस करो. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में डायरेक्ट आते हैं. चलो एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन करते हैं तीनों विजन डिफेक्ट्स का. ये एग्जाम के लिए एक गोल्डन टेबल है. मायोपिया. कौन सा प्रॉब्लम डॉट दूर की चीजें नहीं दिखती. इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के एज. कारण क्या? आईबॉल ज्यादा लंबा या लेंस ज्यादा कर्व्ड. करेक्शन, कॉनकेव लेंस, नेगेटिव पावर. नियर पॉइंट, नॉर्मल 25 सेंटीमीटर. फार पॉइंट, इन्फिनिटी से कम. हाइपरमेट्रोपिया. कौन सा प्रॉब्लम? पास की चीजें नहीं दिखती. इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे. कारण क्या? आईबॉल छोटा या लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा. करेक्शन, कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव पावर. नियर पॉइंट, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा. फार पॉइंट, नॉर्मल इन्फिनिटी. प्रेसबियोपिया. कौन सा प्रॉब्लम? पास की चीजें नहीं दिखती, मेनली एज रिलेटेड. इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे, सिमिलर टू हाइपरमेट्रोपिया. कारण क्या? सीलियरी मसल्स वीक प्लस लेंस स्टिफ विद एज. करेक्शन, बायफोकल लेंस, कॉनकेव ऊपर व कॉन्वेक्स नीचे. ये कंपैरिजन टेबल एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, स्पेशली टेबल फॉर्मेट क्वेश्चंस में. एक और चीज़, कैटरैक्ट ये डिफेक्ट नहीं है टेक्निकली. ये लेंस का मिल्की हो जाना है जो सर्जरी से ठीक होता है. इससे कंफ्यूज मत करो विजन डिफेक्ट्स के साथ. और हाँ, कॉन्टैक्ट लेंसेज और लासिक सर्जरी भी मॉडर्न करेक्शंस हैं जो एनसीईआरटी ने ब्रीफली मेंशन किया है. इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो लैब में की जाती हैं. एक्टिविटी 10.1, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन. इस एक्टिविटी में एक ड्राइंग बोर्ड पर वाइट पेपर फिक्स करते हैं. फिर एक ग्लास प्रिज्म रखा जाता है और उसकी आउटलाइन ट्रेस की जाती है. एक इंसिडेंट रे पी ड्रॉ करते हैं. दो पिन्स पी और क्यू लाइन पी पर फिक्स करते हैं. फिर दूसरे फेस से देख कर दो और पिन्स आर और एस फिक्स करते हैं ताकि पी और क्यू के इमेजेस आर और एस के साथ एक स्ट्रेट लाइन में आए. फिर प्रिज्म हटाकर इमर्जेंट रे एफ एस ड्रॉ करते हैं. ई एफ रिफ्रैक्टेड रे होती है प्रिज्म के अंदर. नॉर्मल ड्रॉ करते हैं दोनों सर्फेसिस पर. फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस से एंगल ऑफ द प्रिज्म ए और एंगल ऑफ डिविएशन डी मेजर करते हैं. ऑब्जर्वेशन, पहले सरफेस पर रे नॉर्मल की तरफ झुकी, ग्लास में एंट्री. दूसरे सरफेस पर रे नॉर्मल से दौड़ गई, एयर में एग्जिट. इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के साथ डी बनाती है. एक्टिविटी 10.2, डिस्पर्जन. कार्डबोर्ड में एक नैरो स्लिट बनाओ. सनलाइट को स्लिट से पास करके प्रिज्म के एक फेस पर डालो. दूसरी तरफ स्क्रीन पर वेइबग्योर स्पेक्ट्रम दिखेगा. ये डिस्पर्जन डेमोन्स्ट्रेट करता है. ऑब्जर्वेशंस को नोट करो. वायलेट सबसे ज्यादा डिविएट, रेड सबसे कम. इन एक्टिविटीज के डायग्राम एग्जाम में जरूर आते हैं. प्रैक्टिस करो.